स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट लिंकेज। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सहलग्नता की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सहलग्नता क्या है, सहलग्नता की खोज किसने की, यह कितने प्रकार के होता है और इसका क्या महत्व होता है। साथ ही हम इस बात को भी जानेंगे कि सहलग्नता किन किन जीवों में पाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक लिंकेज। लिंकेज की अगर हम बात करते हैं तो लिंकेज या सहलग्नता की खोज का श्रेय बैटसन, पुनेट तथा सैंडर्स को जाता है। लिंकेज की खोज का श्रेय बैटसन, पुनेट तथा सैंडर्स को जाता है जब इन्होंने 1906 में कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस का प्रतिपादन किया था। इन्होंने 1906 में कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस का प्रतिपादन किया था और इस सिद्धांत को उन्होंने अपने द्वारा किए गए प्रयोग के आधार पर प्रूव भी किया था। इनका यह प्रयोग मीठी मटर के पौधों पर था। जब उन्होंने अपने प्रयोगों का निष्कर्ष प्राप्त किया तब उन्होंने देखा कि यह उनका प्रयोग मेंडल के नियमों के अगेंस्ट जाता है। ठीक है, मेंडल के नियमों के अगेंस्ट जाता है। तो यहां पर हमको केवल इतनी बात ध्यान में रखनी है कि सहलग्नता की खोज जो है बैटसन, पुनेट तथा सैंडर्स के द्वारा की गई। अब जानते हैं कि लिंकेज क्या है, सहलग्नता क्या है। अगर हम सहलग्नता को समझना है तो थोड़ी थोड़ी चीजों को, एक एक चीजों को हम समझते हैं। जैसा कि हम लोगों को मालूम है, जब हम कोशिका का अध्ययन करते हैं, सेल का अध्ययन करते हैं, तो क्या देखते हैं बेटा, सेल के अंदर हम देखते हैं कि एक गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसको कि न्यूक्लियस कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है। और केंद्रक के अंदर क्या होता है, धागेनुमा संरचना होती है। ठीक है ना, क्या होती है, धागेनुमा संरचना होती है। और इस धागेनुमा संरचना को क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमेटिन तंतु कहा जाता है। जब ये क्रोमेटिन तंतु आपस में गुथ जाते हैं तब ऐसी अवस्था में ये मिलकर क्रोमेटिन नेट या क्रोमेटिन जाल का निर्माण करते हैं। यही क्रोमेटिन नेट जब और ज्यादा कंडेंस्ड हो जाती है, संघनित हो जाती है, तब ऐसी अवस्था में गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, यह क्रोमोसोम कहलाती है। क्रोमोसोम को अनुवांशिकता के वाहक कहा जाता है, कैरियर ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अनुवांशिकता को निर्धारित करने वाले कारकों या जीन्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य क्रोमोसोम के द्वारा किया जाता है। अर्थात क्रोमोसोम के ऊपर क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं अनुवांशिक लक्षणों को निर्धारित करने वाले कारक, जिन्हें मेंडल ने कारक कहा था जबकि जोहानसन ने जीन कहा था। तो क्रोमोसोम पर जो जीन है वो पाए जाते हैं और इन्हीं जीनों को वहन करने वाली इकाई कौन होती है, क्रोमोसोम होती है। ठीक है, अब यहां पर एक बात समझनी है कि अगर हम ये क्रोमोसोम मान के चल रहे हैं, ये क्रोमोसोम की संरचना है, तो क्रोमोसोम के पर जीन जो है एक निश्चित बिंदुओं पर व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, एक निश्चित स्थान पर व्यवस्थित होते हैं और यह स्थान, विशिष्ट स्थान जो है वो लोकाई कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है भाई, लोकाई कहलाता है, लोकस कहलाता है। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि जीन जो है क्रोमोसोम पर रैखिक क्रम में, लाइनर सीक्वेंस में उपस्थित होते हैं। अब मेरा सवाल ये है आपसे कि किसी क्रोमोसोम में उपस्थित जीन क्या एक साथ अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होंगे। मेरा सवाल क्या है कि गुणसूत्र पर उपस्थित जीन क्या एक साथ अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होंगे। अब इसके जवाब जो है आप सोचिए, साथ में मैं भी इस पर चर्चा करता हूं। देखिए, इसके दो से ज्यादा कारण हो सकते हैं, क्या अगली पीढ़ी में जाएंगे या नहीं जाएंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर किसी गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स एक दूसरे से दूर दूर है, जैसे मान के चलिए यहां पर गुणसूत्र एक यहां पर है और एक दूसरा जीन यहां पर उपस्थित है, तो इनके एक साथ अगली पीढ़ी में जाने की संभावना कम होगी। क्यों, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर के द्वारा, जब क्रॉसिंग ओवर होगा तब ऐसी अवस्था में एक एक्स आकार की संरचना का निर्माण होगा और जिसके द्वारा ये जीन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो क्रॉसिंग ओवर के द्वारा ये जीन अलग हो जाएंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि दूर दूर रहने पर जीन जो है एक साथ अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होंगे। लेकिन अगर यही जीन पास पास हो जाए तो एक साथ अगली पीढ़ी में जाने की संभावना बढ़ जाएगी और एकदम बहुत ही निकट हो, तब तो 100% जो है ये एक साथ अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होंगे।
तो ऐसे सभी जीन, ध्यान दीजिएगा कि ऐसे सभी जीन जो एक साथ अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, ऐसे सभी जीन जो है वो सहलग्न जीन कहलाते हैं। क्या कहलाते भाई? लिंकेज जीन कहलाते हैं, सहलग्न जीन कहलाते हैं। किसी गुणसूत्र पर उपस्थित वे जीन जो एक साथ अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं सहलग्न जीन या लिंकेज जीन कहलाते हैं, जबकि उनका एक साथ अगली पीढ़ी में जाना लिंकेज कहलाता है, सहलग्नता कहलाता है। तो समझ में आया कि सहलग्न जीन का एक साथ अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? सहलग्नता कहलाता है। अब इन जीन के द्वारा, सहलग्न जीन के द्वारा जिन लक्षणों का निर्माण किया जाता है वो लक्षण क्या कहलाते हैं भाई? सहलग्न लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, लिंकेज ट्रैक कहलाते हैं, लिंकेज कैरेक्टर कहलाते हैं। जबकि किसी गुणसूत्र में उपस्थित सभी लिंकेज जीन आपस में मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं जिसको सहलग्न समूह या लिंकेज ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, किसी गुणसूत्र पर उपस्थित सहलग्न जीन का जो समूह होता है वह क्या कहलाता है? सहलग्न समूह या लिंकेज ग्रुप कहलाता है। ठीक है, अब किसी जीव में लिंकेज ग्रुप की संख्या कितनी होगी? किसी जीव में लिंकेज ग्रुप की संख्या कितनी होगी भाई? यह डिपेंड करता है उस जीव में उपस्थित गुणसूत्रों के जोड़े पर। ठीक है, किस पर डिपेंड कर रहा है? गुणसूत्रों के जोड़े पर। जैसे कि ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला में n बराबर 4, अर्थात यहां पर सहलग्न समूह की संख्या कितनी है? 4। वहीं पर मक्का की बात करें, मैज की बात करें तो इसमें सहलग्न समूह की संख्या कितनी है? 10। वहीं पर बार्ली, जौ की बात करें तो इनमें सहलग्न समूह की संख्या कितनी होगी? 7। और अगर हम मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यहां पर सहलग्न समूह की संख्या कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा हम परिभाषित कर दें कि परिभाषित कैसे करें भाई? जीनों के साथ साथ रहने, ध्यान दीजिएगा इस संलग्नता की परिभाषा क्या दे रहे हैं कि जीनों के साथ साथ, जीन्स के साथ साथ रहने तथा एक साथ वंशानुगत होने की क्रिया सहलग्नता कहलाती है। जीनों के साथ साथ रहने तथा एक साथ वंशानुगत होने की क्रिया सहलग्नता कहलाती है। ठीक है, अब यहां पर देखिए सहलग्नता कितने प्रकार का होता है। अब यहां पर देखिए हमने देख पढ़ा कि अगर जीन दूर दूर होंगे तो उसके एक दूसरे से एक साथ अगली पीढ़ी में जाने की संभावना कम होगी, लेकिन पास पास होंगे तो संभावना ज्यादा होगी। इन्हीं आधार पर जो सहलग्नता है, लिंकेज है, इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, पूर्ण सहलग्नता और दूसरा अपूर्ण सहलग्नता। ठीक है, सहलग्नता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, पूर्ण सहलग्नता और दूसरा है अपूर्ण सहलग्नता। जैसा कि हम लोगों को मालूम है लिंकेज मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, कंप्लीट लिंकेज या जिस पूर्ण सहलग्नता और दूसरा इनकम्प्लीट लिंकेज या अपूर्ण सहलग्नता। तो दोनों को हम पहले समझ लें, फिर इसको एग्जाम्पल के माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं। पूर्ण सहलग्नता का मतलब है जब किसी गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स साथ साथ ही अगली पीढ़ी में जाते हैं, साथ साथ अगली पीढ़ी में जाते हैं, अर्थात जिनके पृथक होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती, ऐसे सहलग्नता को पूर्ण सहलग्नता कहा जाता है। अर्थात जब सहलग्न जीनों के पृथक होने की संभावना बिल्कुल ना हो, अर्थात वे हमेशा एक साथ ही वंशानुगत होते हैं, तब इस प्रकार की सहलग्नता पूर्ण सहलग्नता कहलाती है। और इस प्रकार की सहलग्नता ड्रोसोफिला में देखने को मिलती है। ठीक है, वही इनकम्प्लीट लिंकेज या अपूर्ण सहलग्नता से मतलब क्या है कि जब सहलग्न जीनों के पृथक होने की संभावना बनी रहती है, तो अर्थात वो अलग अलग वंशानुगत हो सकते हैं, तब इस प्रकार की सहलग्नता को अपूर्ण सहलग्नता कहा जाता है। और इस प्रकार की सहलग्नता जो है वो मक्का में देखने को मिलती है। तो चलिए वापिस आते हैं हम कंप्लीट सहलग्नता की ओर, और एक बार पुनः हम उसकी परिभाषा की तरफ जाएं। तो हमने क्या देखा कि जब सहलग्न जीनों के पृथक होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती, तब इस प्रकार की सहलग्नता कंप्लीट या पूर्ण सहलग्नता कहलाती है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? ड्रोसोफिला। आपको याद होगा कि ड्रोसोफिला पर बहुत ज्यादा जो प्रयोग है वो टीएच मॉर्गन के द्वारा किए गए हैं। कंप्लीट लिंकेज के बारे में जो प्रयोग ड्रोसोफिला पर किया गया है वो ब्रिजेस के द्वारा किया गया है।
और उन्होंने क्या काम किया उस पर, उस चीज को समझे, उनका प्रयोग को हम समझे और इसको समझने की कोशिश करें। उन्होंने क्या काम किया कि ग्रे बॉडी और अवशेषी पंख वाले ड्रोसोफिला का क्रॉस, ध्यान दीजिएगा कि ग्रे बॉडी अर्थात भूरे रंग तथा अवशेषी पंख वाले ड्रोसोफिला का क्रॉस काले रंग तथा सामान्य पंख वाले ड्रोसोफिला के साथ कराया। अब यहां पर देखिए क्या बताया मैंने कि ग्रे बॉडी भूरे शरीर तथा अवशेषी पंख वाले ड्रोसोफिला का क्रॉस उन्होंने काले शरीर और सामान्य पंख वाले ड्रोसोफिला के साथ कराया। तो उन्होंने क्या काम किया कि ग्रे बॉडी और वेस्टिजियल विंग्स वाले जो ड्रोसोफिला थे उसको उन्होंने मेल माना तथा ब्लैक बॉडी तथा नॉर्मल विंग्स वाले ड्रोसोफिला को उन्होंने फीमेल माना। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया, अब यहां पर एक बात थोड़ा सा और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि यहां पर ग्रे बॉडी जो थे वो डोमिनेंट कलर था, वहीं पर ब्लैक बॉडी जो है वो कैसा था, रेसिसिव था। वहीं पर वेस्टिजियल विंग रेसिसिव था, वहीं पर सामान्य पंख नॉर्मल जो पंख है वो डोमिनेंट था। इन चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या देखा कि ग्रे बॉडी और वेस्टिजियल विंग्स वाली ड्रोसोफिला का क्रॉस ब्लैक बॉडी और नॉर्मल विंग्स वाले ड्रोसोफिला के साथ कराया जाता है। जब क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में क्या होता है, ग्रे एंड लॉन्ग विंग्स वाले ड्रोसोफिला प्राप्त होते हैं। ठीक है भाई, जो प्रभावी होगा इसमें आप देख सकते हैं कि यहां पर दोनों कैसे प्रभावी वाले हैं। ठीक है, यहां पर ग्रे बॉडी ने अपना प्रभाव दिखाया, वहीं पर जो सामान्य पंख है उन्होंने अपना प्रभाव दिखाया और ये प्रकट भी हो गए। लेकिन जब इसका टेस्ट क्रॉस करते हैं, ठीक है, टेस्ट क्रॉस करते हैं तो क्या किया गया कि ग्रे एंड लॉन्ग विंग्स वाले मेल का क्रॉस, यहां पर मेल है ना, मेल का क्रॉस दोहरे रिसेसिव फीमेल के साथ कराया जाता है। दोहरे रिसेसिव फीमेल के साथ कराया जाता है। तब जो F1 जनरेशन है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, वहां पर केवल दो प्रकार के जो है वो ड्रोसोफिला प्राप्त हुए। अब ये दो प्रकार के ड्रोसोफिला कौन कौन से थे उसको देखें। तो यहां पर हम देखते हैं कि ग्रे बॉडी एंड वेस्टिजियल विंग वाले ड्रोसोफिला प्राप्त हुए, वहीं पर ब्लैक बॉडी और सामान्य पंख वाले ड्रोसोफिला प्राप्त हुए। अर्थात ये दोनों प्रकार के जो ड्रोसोफिला है जनक के समान थे। भाई किसके समान थे, जनकों के समान ये लक्षण इनके प्राप्त हुए। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि ग्रे एंड लॉन्ग विंग्स, ठीक है, ये इनके जो कैरेक्टर थे वो किनके थे, ग्रे बॉडी एंड वेस्टिजियल विंग्स, ग्रे बॉडी एंड वेस्टिजियल विंग्स। वहीं पर देखिए ब्लैक बॉडी एंड नॉर्मल विंग्स, ये दोनों कैसे प्राप्त हुए, इनके पेरेंट्स के समान। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि इनमें नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन नहीं बने, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया नहीं हो पाई। और क्रॉसिंग ओवर की क्रिया नहीं हुई मतलब जीन्स जो है एक दूसरे के साथ जो जुड़े हुए थे वो एक दूसरे के साथ पृथक नहीं हो पाए। और जब एक दूसरे के साथ पृथक नहीं हुए तो इसका मतलब ये है कि ये जो जीन्स, इन लक्षणों को निर्धारित करने वाले जो जीन्स है एक दूसरे के इतने करीब थे कि ये एक साथ ही वंशानुगत हुए। इसका मतलब ये है कि इस प्रकार की जो वंशानुगति है वो कौन सी वंशानुगति होगी, कंप्लीट लिंकेज होगा, पूर्ण संलग्नता होगी। चलिए अब हम बात करते हैं अपूर्ण संलग्नता या इनकम्प्लीट लिंकेज की। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था, जब संलग्न जीनों के एक दूसरे से अलग अलग होने की संभावना बनी होती है, अर्थात जब संलग्न जीनों के अलग अलग होकर वंशानुगत होने की संभावना होती है, तब इस प्रकार की संलग्नता अपूर्ण संलग्नता कहलाती है। और इस प्रकार की संलग्नता मेज में देखी जा सकती है, मक्का में देखी जा सकती है। हचिनसन के द्वारा
कपलिंग और रिपल्सन के आधार पर इनकम्प्लीट लिंकेज को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। यहां पर मैं कपलिंग और रिपल्सन के बारे में बस 2 लाइन आपको बता दूं। कपलिंग का तात्पर्य है कि जब प्रभावी तथा अप्रभावी एलिल्स एक ही जनक से आते हैं तब इसे कहा जाता है कपलिंग। लेकिन जब प्रभावी तथा अप्रभावी एलिल्स अलग अलग जनक से आते हैं, अलग अलग पेरेंट से आते हैं, तब इसे कहा जाता है रिपल्सन। ठीक है, तो हचिंसन ने कपलिंग और रिपल्सन के आधार पर इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जानते हैं कि क्या उनके द्वारा बताया गया। देखिए, अपूर्ण संलग्नता को समझने के लिए जो उनके द्वारा प्रयोग किए गए, उन्हीं प्रयोगों में से एक प्रयोग हम ले रहे हैं कि उन्होंने क्या काम किया कि कलर्ड और स्मूथ सीड वाले मक्के के पौधे का, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसकी बात चल रही है कि कलर्ड और स्मूथ सीड अर्थात रंगीन और चिकने बीज वाले मक्के के पौधे का संकरण रंगहीन और झुर्रीदार या संकीर्णित बीज वाले मक्के के पौधे के साथ कराया गया। ठीक है, तो F1 जनरेशन में क्या हुआ कि कलर्ड और स्मूथ सीड वाले मक्के का पौधा प्राप्त हुआ। यहां पर देखेंगे आप, ये कैसा पौधा प्राप्त हुआ कि कलर्ड और स्मूथ सीड वाला पौधा प्राप्त हुआ। इसकी वजह क्या, देखिए, कलर्ड और स्मूथ सीड दोनों प्रभावी लक्षण थे, जबकि कलरलेस और रिंकल जो है अप्रभावी लक्षण थे। तो F1 जनरेशन में क्या हुआ कि इन प्रभावी लक्षणों ने अपना प्रभाव दिखाया, जिसके कारण F1 जनरेशन में पैदा होने वाली जो संतान है, जो पौधे हैं, वो कैसी बनी, कलर्ड और स्मूथ सीड वाली। जब इसी कलर्ड और स्मूथ सीड वाली संतान का संकरण रिसेसिव फीमेल के साथ कराया जाता है, ठीक है, टेस्ट क्रॉस करा रहे, रिसेसिव फीमेल के साथ कराते हैं, तब ऐसी अवस्था में जो संतान प्राप्त हुई वो 50% पेरेंटल थी। 50% पेरेंटल का मतलब क्या है कि 50% जो है अपने पेरेंट के समान थी, लेकिन 50% जो है वो न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन वाली थी, अर्थात नए पौधों का विकास हुआ। अब भाई ऐसा क्यों हुआ, 50% पेरेंटल क्यों हुए और 50% नए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वाले क्यों हुए? तो उसका कारण उन्होंने ये बताया कि जो कलर्ड और स्मूथ सीड वाले जो प्लांट था, मक्के का जो पौधा था, उस मक्के के पौधे में गैमेट फॉर्मेशन के दौरान 2 चीजें हुई। सबसे पहले क्रॉसिंग ओवर भी हुई और नॉन क्रॉसिंग ओवर भी हुई। क्रॉसिंग ओवर होने के फलस्वरूप क्या हुआ कि नए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वाले गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है भाई, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होने के कारण जो दूर दूर जीन थे वो एक दूसरे से पृथक हो गए, जिसके कारण से नए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वाले गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन जब विदाउट क्रॉसिंग ओवर के फलस्वरूप गैमेट का फॉर्मेशन हुआ तो वो सामान्य गैमेट थे। यही वजह है कि जब F2 पीढ़ी में जो संतान प्राप्त हुई 50% कैसी थी, पेरेंटल थी, अपने जनकों के समान थी, लेकिन 50% कैसी थी, नए लक्षणों वाली थी। जनकों के समान में देख लीजिए, अगर हम बात करें तो यहां पर जो पहली संतान बनी वो कैसी थी, कलर्ड एंड स्मूथ थी, जिसका जीनोटाइप कैपिटल C, कैपिटल S, स्मॉल C, स्मॉल S वाला था। तो उसको कलर्ड एंड स्मूथ सीड वाले थे। तो क्या कलर्ड एंड स्मूथ सीड वाले जनक है, यहां पर देखेंगे ये जनक है। वहीं पर दूसरा जनक की अगर हम बात करें तो कलरलेस और रिंकल्ड सीड वाला था, तो यहां पर ये जनक है। लेकिन अगर कलर्ड एंड रिंकल्ड या कलरलेस और स्मूथ सीड वाले देखें तो वो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये नए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ। अब भाई इसका एक चीज समझ लीजिए कि जो जीन पास में थे उनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाया और इसके फलस्वरूप जो संतान बनी, जो गैमेट बने, उनके मिलने से जो संतान बनी वो कैसे थे, पेरेंटल थे। लेकिन जो दूर दूर जीन्स थे वो कैसे हुए, एक दूसरे से पृथक हो गए और पृथक होकर वंशानुगत हुए और नए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बने और इसके फलस्वरूप जो है नए लक्षण वाली संतान का निर्माण हुआ। तो उम्मीद करूंगा कि अपूर्ण संलग्नता आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम देखते हैं संलग्नता का क्या महत्व है।
अगर संलग्नता के महत्व की बात करते हैं तो सबसे पहला महत्व क्या समझ में आता है कि संलग्नता के कारण अनेक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं, अर्थात माता पिता में जो लक्षण है वही लक्षण संलग्न जीनों के माध्यम से संतान में जाते हैं। दूसरा देखें, संलग्न जीनों की सही स्थिति का ज्ञान नए लक्षणों वाली संतान में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। संलग्न जीनों की सही स्थिति का ज्ञान नए लक्षणों वाली संतान में महत्वपूर्ण योगदान रखता है, अर्थात नए गुणों की संभावनाओं का पता संलग्नता के द्वारा लगाया जा सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण फायदा देखें, संलग्न समूह की वंशागति की पर नियंत्रण करके, संलग्न समूह की वंशागति की पर नियंत्रण करके कई जीवों के गुणों को नियंत्रित किया। उम्मीद करूंगा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि यह वीडियो पसंद आए तो जरूर इसे शेयर करें, इसे लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में दें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए